हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का लेक्चर नंबर 3। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अ स्क्वायर लूप ACDE, एक स्क्वायर लूप है ACDE। इंपॉर्टेंट एरिया है, उसका एरिया कितना है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस 5 ओम is rotated in magnetic field B equal to 2 Tesla through 180 degree in 0.1 second. Find the magnitude of induced EMF and current and charge. तो देखिए, ये क्वेश्चन हमने कई लेक्चर्स में कवर करा है। तो हमेशा आपको याद रखना चाहिए कि जब भी किसी लूप को 180 डिग्री से रोटेट करते हैं तो चेंज इन फ्लक्स कितना होगा, 2NBA। और फैराडे लॉ कहता है कि d∅dt क्या होगा, EMF इंड्यूस। तो ये इंड्यूस EMF हो जाएगा 2NBA और ये आ गया आपका टाइम। यहाँ पे आप वैल्यू रखते चलिए तो आपके आंसर आ जाएंगे 2। नंबर ऑफ टर्न्स इसके हमारे एक ही लूप है। मैग्नेटिक फील्ड, अब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखते हैं 2 टेस्ला। एरिया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴। और जो टाइम दिया गया है 0.01 सेकेंड, तो 1 इंटू 10⁻⁻² सेकेंड। तो देखिए 2 इंटू 20 40 इंटू 2 80 और ये 10⁻⁻⁴ और ये ऊपर आया +2 हो गया, तो ये हो गया 80 इंटू 10⁻⁻²। ये हो गया 8 इंटू 10⁻⁻1। तो ये तो आपका आंसर आ गया 0.8 वोल्ट EMF इंड्यूस होगा। अब बात करते हैं, हम एक ही स्लाइड में इस क्वेश्चन कर सकते हैं करंट। तो देखिए, करंट के लिए तो कुछ नहीं करना है आपको। करंट के लिए आपको एक काम करना है, सिंपल ओम्स लॉ यूज करना है। E इक्वल टू IR, ये हम निकाल चुके हैं 0.8 I, और रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 5, तो करंट आ जाएगी 0.8 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 8/50 एम्पियर आप उसको कह सकते हैं। अब बात करते हैं चार्ज की कि भाई चार्ज कितना है। तो चार्ज भी आप यहीं पर हम इस चार्ज को भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या होगा, करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। तो करंट आपने निकाल ली 8/50 और टाइम दिया हुआ है आपका 0.1 सेकंड, मतलब 10⁻⁻² सेकंड। तो ये हो गया 8/5000, 2 बार 0 आ जाएगा। अब आपको फर्दर इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। कंसेप्ट आपको याद होनी चाहिए। 4 से काट दीजिए, 2 5 डबल, 4 से काट देंगे तो भी, और नहीं काटेंगे तो भी चलेगा, तो 8/5000 सेकंड। अब चलिए इसको अगर सॉल्व करना है तो कर ही लेते हैं। 8/5000, पहले 2 से काटो, चलो ये हो गया 2500, और फिर ये 2 से काटा, फिर ये हो गया 1250, फिर 2 से काटा 6 2 5, तो ये टाइम आ गया आपका 1/625 सेकंड। फिर आप इसको फर्दर क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक बात याद रखिए, पॉइंट नंबर 1 याद रखने वाला, कि जब भी किसी कॉइल को जो मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पे रखी हुई है, अगर हम उसे 180 डिग्री से घुमा देते हैं तो चेंज इन फ्लक्स क्या होगा, बिल्कुल याद होना चाहिए, 2NBA। और फिर फैराडे लॉ लगाओ और क्या निकाल लो, इंड्यूस EMF। फिर ओम्स लॉ लगाओ तो क्या निकाल लो, इंड्यूस करंट। फिर चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम आप यूज करो, तो आपके सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इसकी मेथड यही होनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, तो आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करा जाए। A wire of length 2L is bent at midpoint so that the angle between two halves is 60 degree. ये देखिए, if it moves as shown with a velocity v in a magnetic field B, find the induced EMF. तो देखिए, तार अगर सीधा होता तो अच्छा था, पर तार को हमने बीच में से मोड़ दिया, तो ये जो एंगल है, ये लेंथ है L, ये लेंथ है L। अब देखिए, इसको मैं सॉल्व करता हूं, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। ये आपका वायर है जिसकी लेंथ कितनी थी, 2L थी, और बिल्कुल बीच में से आपने इसे मोड़ दिया, तो ये एंगल आपका देखिए, ये वायर हो गया आपका PQ।
तो पी क्यू वायर हो गया। अब ये एंगल आपको दिया गया है 60 डिग्री। कितना दिया गया है? 60 डिग्री। क्योंकि वायर की टोटल लेंथ कितनी थी? 2L, तो ये भी L होगा। ये एंगल कितना है? 90। ये एंगल कितना है? 90। ये साइड है L, ये साइड है L और ये साइड कॉमन है, तो ये एंगल भी कितना होगा आपका? 60 डिग्री होगा। और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। तो इंड्यूस ईएमएफ अगर आपको निकालना है तो आप बहुत इजी मेथड से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस ईएमएफ होगा B इंटू V इंटू, अब L का मतलब है यहाँ इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ, अभी भाई ये इफेक्टिव लेंथ क्या होती है? देखिए, तो ये वायर था आपका PQ। इस पूरे PQ वायर की लेंथ कितनी थी? 12 थी। इसको आपने बीचों बीच मोड़ दिया, तो इफेक्टिव लेंथ होगी यहां पर B इंटू V इंटू PQ। अब हम अगर इसको PQ को निकाल लेंगे तो अब देखिए हम कह सकते हैं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, इसलिए अगर इस लेंथ को हम x मान लेते हैं तो ये लेंथ भी कितनी होगी? x होगी। अब ट्रायंगल पे जाइए, ये देखिए ये एंगल हो गया 60 डिग्री का, ये हो गया L और ये हो गया x। तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। cos 30 की वैल्यू √3/2 x अपॉन L। तो x होगा आपका √3L/2। तो इफेक्टिव लेंथ कितनी होगी? P और Q। वायर का एक सिरा P है, दूसरा सिरा क्या है? Q है, तो इफेक्टिव लेंथ PQ कहलाएगी। तो B इंटू V और ये इफेक्टिव लेंथ होगी 2x। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो है √3L/2। तो इंड्यूस ईएमएफ ऐसे केसेस में कितना हो जाएगा? √3BVL। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर, √3BVL। बिल्कुल पूछा जा सकता है, अगर वायर को हम मोड़ देंगे, अगर वायर को हम मोड़ देंगे तो वायर के दोनों सिरों के बीच में जो अब नया डिस्टेंस होगा, उस नए डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिस्टेंस बोलेंगे। उस नए डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिव डिस्टेंस बोलेंगे। तो इसका आप ध्यान रखिए कि कैसे इसको करा गया है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल भी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री है। ये एंगल 90 है, ये एंगल 60 था, तो ये कितना हो जाएगा? 30। फिर निकाल लीजिए cos 30 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका आंसर आएगा √3BVL। आंसर मत याद रखिए, आंसर को निकाला कैसे गया है उसको ध्यान रखिए। तो एक बार मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसका आंसर है √3BVL। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको आप नोट करिए। अब देखिए ये क्वेश्चन है, आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके 4 आंसर भी हम बना सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअल हमें क्या है? कंसेप्ट डेवलप करना है। सबसे पहली बात है कि लेंथ ऑफ वायर दी गई है 0.1 मीटर और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है? 50 एम्पियर। इस परपेंडिकुलर टू ए मैग्नेटिक फील्ड 1.25 मिली टेस्ला। द मैकेनिकल पावर टू मूव द कंडक्टर विद स्पीड ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। तो कितनी मैकेनिकल पावर लगेगी जिससे कि हम कंडक्टर को 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर सके? तो पॉइंट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, तो पावर कैसे हम निकालेंगे? F इंटू वी। पॉइंट नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड के कारण लगने वाला फोर्स क्या होगा? B इंटू आई इंटू एल साइन थीटा। और यहां दिया गया है इस परपेंडिकुलर टू अ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो वायर है मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। तो ये फोर्स आ गया BIL साइन 90 डिग्री। तो फोर्स की वैल्यू आ गई B इंटू आई इंटू एल। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। तो मैकेनिकल पावर निकालना आसान हो गया। फॉर्मूला पहले हम बनाएंगे, वैल्यू हम बिल्कुल नहीं रखेंगे, सबसे आखिरी में रखेंगे। तो पावर आ गई BILV। पावर कितनी आ गई? BILV। अब
तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, 1.25 मिली टेस्ला। आराम से करना है हमें, 1.25 मिली टेस्ला, तो 10 टू द पावर -3 रख दिया। अब करंट की वैल्यू को चेक कर लेते हैं कि वायर में कितनी करंट फ्लो हो रही है। 50 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो चलिए भाई, करंट को कितना रख दिया, 50। अब वायर की लेंथ कितनी है ये देख लेते हैं। वायर की लेंथ है 0.1 मीटर, तो ठीक है 0.1 मीटर रख दिया। अब वायर कितनी वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो देख लेते हैं, 1 मीटर पर सेकंड। तो हमने यहाँ इसको 1 रख दिया, तो ये हो गया आपका 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3। 50 इंटू 0.1, 5 मिल जाएगा आपको, क्योंकि डेसिमल एक जीरो को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। अब 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ जाएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल्स पर सेकेंड। तो इतनी पावर लगेगी, 6.25। अब इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 6.25 इंटू 10 टू द पावर -3 वॉट लिख सकते हैं। तो क्योंकि 10 टू द पावर -3 वॉट को हम लिख सकते हैं 6.25 मिली वॉट। इतनी पावर लगेगी अगर हम उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं। अगर हम उसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना चाहते हैं तो इतनी पावर लगेगी। तो ये इसका आंसर है। तो पहले फॉर्मूला बनाइए, उसके बाद वैल्यूज क्या रखिए, सबसे आखिरी में रखिए। ये प्रैक्टिस आपको सीखनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, 1 मिनट में हम इसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको नोट करें, बड़ा अच्छा सवाल है। ओके, अब आपने नोट कर लिया होगा। अब इन्होंने बताया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, द नेटवर्क शोन इज ए पार्ट ऑफ क्लोज सर्किट। किसी क्लोज सर्किट का एक पार्ट दिखाया गया है, इन विच द करंट इज चेंजिंग, जिसमें करंट बदल रही है। एट एनी इंस्टेंट करंट इन इट इज 5 एम्पियर। किसी भी टाइम पर उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर की। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी निकालिए। इफ द क्वेश्चन नंबर 1 करंट इंक्रीज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकंड के रेट पे, क्वेश्चन नंबर 2 करंट डिक्रीज हो रही है 1 एम्पियर पर सेकंड के। तो ये किसी भी सर्किट का एक हिस्सा बताया गया है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 जब करंट 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से बढ़ रही है, क्वेश्चन नंबर 2 करंट 1 एम्पियर पर सेकंड की रेट से डिक्रीज हो रही है। तो अब देखिए ये आपका सर्किट यहाँ पे बना हुआ है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि करंट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। करंट इज इंक्रीजिंग, करंट इज इंक्रीजिंग। तो जब करंट इंक्रीज होती है तब क्या होता है, इंड्यूस करंट फ्लोज अपोजिट टू द अपोजिट, ये बात याद रखिएगा, टू द मेन करंट। तो मेन करंट के अपोजिट फ्लो होती है। तो ये तो पहली कंसेप्ट हो गई। दूसरी कंसेप्ट हो गई, हम जानते हैं E इक्वल टू क्या होता है, LdI/dt। तो इंडक्टेंस दी गई है 5 हेनरी, 5 DI/dt 1 है। तो इंड्यूस EMF की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5 वोल्ट। तो एक कंसेप्ट ये हो गई कि इंड्यूस EMF की वैल्यू निकालिए, कितनी आएगी, 5 वोल्ट। तो अब इस सर्किट को हम दोबारा बनाते हैं। ध्यान से देखिए, ये पॉइंट ए है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। और ये बैटरी है, इसका प्लस टर्मिनल है और फिर माइनस टर्मिनल है। इस बैटरी का EMF है 15 वोल्ट। और इसके बाद एक इंडक्टर है, और इंड्यूस EMF क्योंकि 5 वोल्ट है और इंड्यूस करंट मेन करंट के अपोजिट फ्लो हो रही है, तो हम मान सकते हैं कि ये इंडक्टर एक बैटरी के तुल्य है, इक्विवेलेंट है, जिसका EMF है 5 वोल्ट। और आप जानते हैं कि एक बैटरी जब भी करंट देती है तो प्लस से स्टार्ट होती है। तो अब 5 वोल्ट की इस बैटरी के बारे में सोचो, ये इसके प्लस से करंट ऐसे स्टार्ट होगी, तो वो इंड्यूस करंट के क्या हो जाएगी,
अपोजिट हो जाएगी। तो ये अब सर्किट बन गया। तो अब इसमें हम वी ए माइनस वी बी अपना किरचॉफ रूल लगाकर लगा सकते हैं। वी ए माइनस वी बी आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। करंट इंटू रेजिस्टेंस +5 इंटू 1, करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब इस सेल पर आते हैं तो प्लस से माइनस जाते हैं, इसलिए 15 हो गया। जब इस पर आते हैं तो फिर प्लस से माइनस पे जाते हैं, तो ये 5 हो गया। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया? 5 + 15 20 + 5 25 वोल्ट। तो बस ये याद रखिए, जब करंट इंक्रीज होती है तो आपको सेल कैसे बनाना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि करंट क्या हो रही है? कम हो रही है, करंट डिक्रीज हो रही है। तो ये आपका है 1 ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज योर 1 ओम रेजिस्टेंस, 1 ओम रेजिस्टेंस। ये 15 वोल्ट की बैटरी हो गई, ये 15 वोल्ट की बैटरी हो गई। और देखिए अब करंट क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। करंट, व्हेन करंट इज डिक्रीज, व्हेन करंट डिक्रीजेस, हमेशा याद रखो इस बात को, then induced current flows in the direction of main current, तो अब हम जानते हैं कि L di/dt हम निकाल चुके हैं कितना वोल्ट? 5 वोल्ट। तो यहाँ क्या करेंगे, ये 5 हेनरी को हम एक बैटरी के इक्विवेलेंट मानेंगे, और तो ये इस तरह से हम इस बैटरी को बनाएंगे 5 वोल्ट, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी जब भी करंट देगी तो अपने प्लस टर्मिनल से उसके करंट देगी। तो ये ऐसे जुड़ा होगा। तो अब वी ए माइनस वी बी आप निकाल लीजिए, बड़ा आसान था। 5 × 1 +15, और पर जब हम इस बैटरी को क्रॉस करते हैं तो पहले नेगेटिव टर्मिनल आता है, तो ये हो जाएगा -5। तो ऐसे केसेस में वी ए माइनस वी बी 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना आएगा? 15 वोल्ट आएगा। तो भाई देखो, अब सीधी कंसेप्ट तो ये आ गई कि जब अगर करंट इंक्रीज होगी तो आप इस 5 हेनरी को एक बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। और बैटरी से रिप्लेस कब करेंगे? तो बैटरी कैसे लगाएंगे? ऐसे, बैटरी का प्लस टर्मिनल करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और जब करंट डिक्रीज होगी तब आप इसको एक बैटरी के इक्विवेलेंट मानेंगे। और बैटरी कैसे लगाएंगे? माइनस और प्लस। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो ये कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ना पड़ेगा अगले सवाल की तरफ। बैटरी कैसे लगानी है? L di/dt को बैटरी के इक्विवेलेंट हम मानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लीजिए। The coefficient of mutual induction of the primary and secondary coils of induction coil is 6 Henry and a current of 5 ampere is cut off। देखिए लैंग्वेज बोल रहे हैं कि 5 एम्पियर की करंट कट ऑफ हो रही है। कट ऑफ हो रही है मतलब वो 0 हो जाती है इन 1/5000 सेकंड। कैलकुलेट द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देखिए फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल माइनस म्यूचुअल इंडक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल। तो ये इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो म्यूचुअल इंडक्शन हमें दिया हुआ है 6 हेनरी, करंट 5 एम्पियर से कट ऑफ होती है मतलब वो 0 पर चली जाती है, 5 - 0, और टाइम कितना लेती है? 1/5000 सेकेंड। तो बस ये हो जाएगा 6 × 5000, 5000 × 5, 6 × 5 30, 30 × 5000, तो 30 × 5, तो ये अब हो जाएगा 150। हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3, इतना वोल्ट आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल। तो आप इसको लिख सकते हैं 15 × 10⁴ वोल्ट। तो ये सिंपल सवाल था, सीधा सीधा फॉर्मूले पर आधारित था। और जब भी हम इसका लेते हैं मॉडुलस लेते हैं, और टाइम दिया हुआ था 1/5000, तो 5000 × 30, तो 1.5 लाख आ जाएगा, 1,50,000 वोल्ट, 15 × 10⁴ वोल्ट।
तो बहुत सीधा सवाल था, सीधे सीधे हमने इस सवाल को कर लिया। अब ये रहा आपका अगला सवाल, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। टू सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ द स्मॉलर रेडियस r1 and other of very large radius r2 are placed coaxially with centers coinciding, तो उनका सेंटर एक ही। ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द अरेंजमेंट, तो दो सर्कुलर कॉइल है और आपको उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, और उनमें से एक कॉइल बड़ी कॉइल है। तो ये बड़ी कॉइल हमने बना ली, ये बड़ी कॉइल बन गई। उसके अंदर उसी के सेंटर से कोइंसाइड होती हुई तो एक छोटी कॉइल है, ये हमने छोटी कॉइल बना ली। तो देखिए इसको हम, अब देखिए ये बन गया, और छोटी कॉइल की रेडियस है r1, बड़ी कॉइल की रेडियस है r2। तो इन दोनों कॉइल्स के बीच में हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है। तो ये होगी आपकी प्राइमरी और ये होगी सेकेंडरी। अब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि NS पाई S सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा उसको हम लिख सकते हैं MIP, P का मतलब प्राइमरी की करंट। अब सेकेंडरी का जो फ्लक्स होगा वो प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगा, पर एरिया सेकेंडरी का कटेगा MIP, ये फॉर्मूला आ गया। अब प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड हो गई μ02 अपॉन NP, बाद में हम NP IP की वैल्यू रख देंगे, NP IP RP, और सेकेंडरी का एरिया हो गया पाई RS स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो आप इसको ऐसे डेवलप कर लें, IP से IP क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह से है, μ02 NP NS पाई RS स्क्वायर अपॉन RP। पर यहाँ पे NP और NS दोनों एक दिए हुए हैं, एक ही टर्न है, इसलिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा μ02 पाई RS स्क्वायर अपॉन RP। और फिर अब हम इसको लिख सकते हैं M इक्वल टू μ02 पाई, सेकेंडरी अंदर वाली सेकेंडरी है तो R1 स्क्वायर, बाहर वाली प्राइमरी है दैट इज R2। तो बाहर वाली कॉइल को प्राइमरी कॉइल क्यों माना और अंदर वाली कॉइल को सेकेंडरी कॉइल क्यों माना, क्योंकि अंदर वाली कॉइल का एरिया कम है। जब प्राइमरी में करंट फ्लो होगी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो बनेंगी वो पूरा का पूरा प्राइमरी को कट करेंगी। प्राइमरी हम छोटी कॉइल को कभी नहीं मानते, छोटी कॉइल को हमेशा हम क्या मानते हैं, सेकेंडरी मानते हैं। तो ये इस अरेंजमेंट का म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, और इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू सर्कुलर कॉइल्स। आगे बढ़ते हैं, अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं। ये रहा हमारा अगला सवाल, आप इसे नोट कर लें। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, ये फिगर है। The current I in the long straight conducting wire XY is increased at a steady rate, then induced EMF in loop A and B will be। तो ये देखिए A में करंट क्या हो रही है, ये लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट बढ़ती जा रही है। एक लूप इसके एक तरफ रखा है A, दूसरा लूप इसके दूसरी तरफ रखा है B। तो चलिए इस सिचुएशन को पहले थोड़ा समझेंगे। तो लेट अस अंडरस्टैंड द सिचुएशन। ये आपका पहला लूप हो गया, ओके, और फिर अब हो गया दूसरा लूप, दिस इज द सेकंड लूप। और इनके बीच में से जा रहा है एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, ये रहा हमारा लॉन्ग करंट कैरिंग वायर। तो ये सिचुएशन तो बन गई आपकी। अब देखिए इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, और ये लूप है A, ये लूप है B। तो देखिए कंसेप्ट बहुत क्लियर है। सबसे पहले आप ये देखिए कि ये करंट जो I है, जो इस वायर में फ्लो हो रही है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड A पर किस डायरेक्शन में लगती है। तो राइट हैंड पाम रूल लगाओ,
अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को इस कॉइल पर ले जाओ, तो हमें पता चलता है कि ये करंट इस पर क्या प्रोड्यूस कर रही है, डॉट। क्या प्रोड्यूस कर रही है, डॉट। अब यही करंट कॉइल बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। देखो, राइट हैंड पाम रूल लगाओ, हथेली नहीं दिखती तो क्रॉस है, और हथेली दिख जाए तो क्या है, डॉट है। अब अगर इस करंट को बढ़ाएंगे, अगर हम इसको इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, अगर आई को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ जाएंगे, ए में नंबर ऑफ डॉट्स बढ़ जाएंगे, मतलब ए को काटने वाली वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बढ़ जाएंगी जो नॉर्मल एंड आउटवर्ड है। तो जब डॉट बढ़ जाएंगे, डॉट आई के बढ़ने से डॉट बढ़ जाएंगे, तो इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, क्रॉस प्रोड्यूस करेगी, डॉट्स के बढ़ने को विरोध करेगी। जब डॉट्स बढ़ेंगे तो इंड्यूस करंट क्रॉस प्रोड्यूस करेगी। तो यहां क्रॉस प्रोड्यूस होने के कारण जो भी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, क्लॉकवाइज। हमेशा याद रखो, आप डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज, और क्रॉस की होती है क्लॉकवाइज। अब अगर ये करंट बढ़ेगी तो नंबर ऑफ क्रॉसेस बी में बढ़ जाएंगे। अगर बी में नंबर ऑफ क्रॉसेस बढ़ जाएंगे तो इंड्यूस करंट क्रॉसेस के बढ़ने को अपोज करेगी, क्रॉसेस के बढ़ने को अपोज करेगी। तो क्या करेगी, इंड्यूस करंट क्रॉसेस को बढ़ने से कैसे रोके, इंड्यूस करंट क्रॉसेस को बढ़ने से कैसे रोके, एक ही तरीका है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, डॉट प्रोड्यूस करेगी। और जब डॉट प्रोड्यूस करेगी तो करंट विल फ्लो इन विच डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो ए में क्लॉकवाइज, बी में एंटी क्लॉकवाइज, ए में क्लॉकवाइज, बी में एंटी क्लॉकवाइज। तो पहला आंसर क्लॉकवाइज इन ए, एंटी क्लॉकवाइज इन बी। ये पहला आंसर क्या हो गया आपका, सही हो गया। तो इसको ऐसे ही पढ़ा जाता है। तो क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। अ लॉन्ग कंडक्टिंग वायर ए एच, तो ये दिख रहा है आपको वायर ए एच, एक लंबा कंडक्टिंग वायर है, इज मूव्ड ओवर ए कंडक्टिंग ट्रायंगुलर वायर CDE। ये CDE एक ट्रायंगुलर वायर है जिसपे ये फिसल रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये ध्यान रखने वाली बात है कि इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टेड इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ये क्रॉस की मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्मल टू द प्लेन है और अंदर की तरफ है। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ईच वायर इज रो। देन अब 4 आंसर है। अ कांस्टेंट क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो इन दिस क्लोज लूप। दूसरा आंसर है एन इंक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द क्लोज लूप। तीसरा आंसर है अ डिक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द क्लोज सर्किट। और चौथा आंसर है कांस्टेंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द क्लोज लूप। तो जब हम आंसर पढ़ते हैं तो एक बात हमें बड़ी क्लियर होती है। तो आंसर 2 तरह की बातें कर रहा है कि इंड्यूस करंट इंक्रीज भी हो रही है, 3 तरह की बातें कर रहा है कि इंड्यूस करंट इंक्रीज भी हो रही है, डिक्रीज भी हो रही है और कांस्टेंट भी है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना चाहिए कि जो इंड्यूस करंट है इस मूविंग रॉड AH में, क्या वो इंक्रीज हो रही है, क्या वो डिक्रीज हो रही है, कि वो कांस्टेंट है। दूसरा, अगर हम आंसर को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें एक बात समझ में आती है कि आंसर में 2 चीजें बोली गई है कि करंट क्लॉकवाइज है या करंट एंटी क्लॉकवाइज है। तो चलिए इसको समझते हैं कि कैसे। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन दिखता है पर ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अगली स्लाइड में हम चाहते हैं। तो देखिए ये आपका वायर है। सबसे पहली बात, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में ये AH क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब और इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, ये भी दिया गया है। तो जब एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव करती है तो मोशनल EMF की थ्योरी से हम कह सकते हैं कि उसमें इंड्यूस EMF कितना होगा, E इक्वल टू B वेलोसिटी। अब लेंथ क्या ली जाए, तो लेंथ इतना पोर्शन लेंगे, ध्यान दीजिए ये वाला, क्योंकि ये रेल्स को क्या कर रहा है,
टच करते हुए, तो इफेक्टिव लेंथ इसे माना जाएगा। ये पहला कंसेप्ट हो गया एफ जी। अब करंट की बात करते हैं, तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इंटू आर इक्वल टू बी वी एफ जी। तो करंट हो गई हमारी बी इंटू वी इंटू एफ जी लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। अब क्या ये करंट कांस्टेंट है कि कांस्टेंट नहीं है, इस बारे में पता लगाएंगे। तो देखिए I इक्वल टू बी वी एफ जी, यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि वायर की यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, रो है। यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस रो है। तो ये जो लेंथ होगी, देखिए मैं आपको समझाता हूं, जिसमें करंट फ्लो होगी, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको। तो करंट डी एफ जी में फ्लो होगी। करंट किस में फ्लो होगी, डी एफ और जी में फ्लो होगी। तो डी एफ जी का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो रो पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी, जी डी प्लस वायर की पूरी लेंथ लेनी पड़ेगी सर्किट, जी डी हो गई, एक हो गया डी एफ और एक हो गया एफ जी। तो ये कम हमने इंड्यूस करंट निकाल ली। तो क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हम कह सकते हैं कि इंड्यूस करंट भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं बदल रही। इसलिए ये आंसर तो अब क्लियर हो गया कि इंड्यूस करंट क्या कैसी होगी, कांस्टेंट। अब देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसकी है, क्रॉस की। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी है, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड है। तो अगली थ्योरी लगाते हैं, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में वायर मूव कर रहा है। क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में वायर मूव कर रहा है, तो वायर के मूव करने से उस मोशनल ईएमएफ से उसमें इंड्यूस ईएमएफ हो जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ हमेशा उस या इंड्यूस करंट, लेंज का लॉ लगाते हैं, हमेशा उस कारण का विरोध करती है। इट ऑलवेज अपोजेस द रीजन ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। हमेशा उस रीजन को अपोज करेगी जिसके कारण वो प्रोड्यूस होती है। तो क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में प्रोड्यूस हुई, तो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस डॉट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि इंड्यूस करंट ये क्रॉसेस का विरोध करेगी। इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस डॉट्स। और डॉट्स का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि डॉट्स का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब दो चीजें क्लियर हो गई कि करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, नंबर वन। नंबर टू, करंट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब आंसर पे जाते हैं। पहला आंसर, अ कांस्टेंट क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो, गलत आंसर, नहीं हो सकता। एन इंक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि करंट इंक्रीज नहीं हो रही। अ डिक्रीजिंग एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो, ये भी नहीं हो सकता। तो अब चौथा आंसर पढ़ते हैं, अ कांस्टेंट एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस करंट विल फ्लो इन द क्लोज सर्किट। तो ये आपका जो चौथा आंसर है ये बिल्कुल सही है। तो कुछ भी नहीं था करने लायक इसमें, बहुत सिंपल सवाल था, पर कंसेप्ट था। ये रो इसलिए दिया क्योंकि जब ये वायर मूव करेगा तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा। ये देखिए आप, कौन सा बनेगा, एफ जी डी एफ, ये क्लोज सर्किट बन जाएगा, इसमें करंट फ्लो होगी। इस क्लोज सर्किट की टोटल लेंथ कितनी होगी, एफ जी प्लस जी डी प्लस डी एफ, और यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस होता है रो, इसलिए मैंने रेजिस्टेंस को रो जी डी डी एफ प्लस एफ जी लिखा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये अच्छा सवाल था। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, अब आप इसको नोट कर लें। A coil of 1200 tons, area 500 centimeter square is held perpendicular to a uniform magnetic field. इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट बहुत है। Of induction 4 into 10 to the power minus 4 Tesla. The resistance of the coil is 20 ohm. When the coil is rotated through 180 degree in the magnetic field in 0.1 second, the average electric current induced is. तो देखिए सबसे पहला कंसेप्ट हम जानते हैं कि जब किसी भी कॉइल को 180 डिग्री से घुमाया जाता है तो चेंज इन फ्लक्स हमेशा याद रखिए कितना होता है, 2 NBA। तो फैराडे लॉ कहता है डेल्टा फाई अपॉन
डेल्टा टी। ओम्स लॉ कहता है आई आर इक्वल टू डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। तो जो करंट का फॉर्मूला होगा वो होगा 1/r डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी। अब ये फॉर्मूला हमने डेवलप कर लिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। चेंज इन फ्लक्स तो हम जानते हैं 2NBAR डेल्टा टी। अब वैल्यूज को पुट करना शुरू कर देते हैं। 1200 टर्न है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं 1200, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। तो सबसे पहले इन वैल्यूज को रखेंगे। 1200 टर्न, मैग्नेटिक फील्ड 4 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला, एरिया 500 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसलिए उसको लिख दो 500 × 10⁻⁻⁴। अब रेजिस्टेंस और टाइम बचे, तो टाइम है 0.1 सेकंड और रेजिस्टेंस कितना है ये हम देख लेते हैं 20 ओम। रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम और टाइम है 0.1 सेकंड। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं। आई 1200 × 2 2 × 4 8 × 12 9600 10⁻⁻⁴ और ये 2 0 10⁻⁻⁴ को कर देंगे 10⁻⁻² एंड 20 × 0.1 हो जाएगा 2। तो अब ये 2 से आप काट दीजिए 4800। अब इसको हम लिख सकते हैं 48 × 10⁻² × 10⁻⁻⁴ × 5 × 10⁻⁻²। तो अब ये हो गया 48 × 5, 10 की पावर देख लीजिए, ये 2 से ये कैंसिल हो गया, इंटू 10⁻⁻⁴। 48 × 5 × 10⁻⁻⁴। तो अब 48 × 5 को मल्टीप्लाई करना है। 48 × 5 × 10⁻⁻⁴, ये मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं। 5 8 जा 40, 4 बचा 20 और 4 24, 240 आएगा 10⁻⁻⁴। तो ये हो गया 24 × 10⁻⁻³ एम्पियर, ये करंट की वैल्यू होगी। तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं 24 मिली एम्पियर। क्या लिख सकते हैं 24 मिली एम्पियर, 24 मिली एम्पियर। सो दिस इज द आंसर। और हमेशा आपको एक बात याद रखनी है, जब भी किसी कॉइल को 180 डिग्री से रोटेट करा जाता है तो चेंज इन फ्लक्स कितना होता है 2NBA। तो कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो गई और पावर कैलकुलेशन की भी प्रैक्टिस हो गई और कंसेप्ट, ये कंसेप्ट भी यूज हो गया, ओम्स लॉ भी यूज हो गया, फैराडे लॉ भी यूज हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। दिखता बड़ा खतरनाक किस्म का है पर बहुत आसान क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसे नोट करें। ओके, अ थिन सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग, ये रही सेमी सर्कुलर कंडक्टिंग रिंग, ये दिख रही है आपको, MNQ ऑफ रेडियस R, रेडियस दी गई R, इज falling with its plane vertical in a horizontal magnetic induction B at the position MNQ, the speed of the ring is V. The potential difference developed across the ring is, पहला आंसर 0, दूसरा आंसर BV पाई R स्क्वायर अपॉन V, तीसरा आंसर पाई R BV एंड Q इज एट हायर पोटेंशियल, यहाँ लिखा है M इज एट हायर पोटेंशियल, 2R BV and Q is at higher potential. तो कंसेप्ट नंबर 1, जब ये लूप गिरेगा, अभी लूप की वेलोसिटी कितनी है, अभी लूप की वेलोसिटी दी गई है v, कितनी दी गई है v। तो इस वेलोसिटी के कारण लूप में EMF इंड्यूस हो जाएगा और इंड्यूस EMF हो जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड किसकी है, क्रॉस की। तो इंड्यूस EMF के कारण करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। ध्यान रखिए, करंट भी इंड्यूस हो जाएगी क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे गिरता जाएगा तो EMF इंड्यूस होगा उसकी वेलोसिटी के कारण, तो करंट भी इंड्यूस हो जाएगी। पर ये किसके कारण हुई, क्रॉस की फील्ड में मूव करने के कारण, क्रॉस की फील्ड में मूव करने के कारण। तो इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस करेगी, तो पहला कंसेप्ट आ गया, तो इंड्यूस करंट विल प्रोड्यूस डॉट्स।
induced current will produce dots। तो डायरेक्शन तो हमें समझ में आ गया। करंट विल फ्लो इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो चलिए पहले आप करंट की डायरेक्शन को डिनोट कर देते हैं। तो करंट की डायरेक्शन को हम डिनोट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। ये हो गई आपकी इंड्यूस करंट। तो करंट आप देखिए क्यू से लेकर कहां फ्लो हो रही है, एम पर। क्यू से लेकर कहां फ्लो हो रही है, एम पर। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल पॉइंट से लो पोटेंशियल पॉइंट की तरफ फ्लो होती है। तो करंट देखिए हमने डायरेक्शन बना दी, करंट का फ्लो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। तो डेफिनेटली क्यू से एम की तरफ। तो सीधी बात है कि जो पोटेंशियल ऑफ क्यू है, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट Q must be greater than the potential of point M। तो Q हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये दूसरी कंसेप्ट हो गई। अब तीसरी कंसेप्ट हो गई कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ होता है B इंटू V इंटू इफेक्टिव लेंथ। अब देखिए आप एक नया वर्ड हमने यूज किया, इफेक्टिव लेंथ। तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ कौन सी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इफेक्टिव लेंथ है वायर के एंड्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस। ये वायर का एक सिरा हो गया और ये हो गया दूसरा सिरा। इन दोनों सिरों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कहलाएगा इफेक्टिव डिस्टेंस। तो ऑब्वियसली इफेक्टिव डिस्टेंस क्या आ गया, एम क्यू। कितना आ गया, एम क्यू। पर एम क्यू क्या है, अगर हम कहें कि इस वायर की जो रेडियस है, इसकी रेडियस कितनी है, आर है, तो इफेक्टिव डिस्टेंस कितना हो गया, एम क्यू। तो ये हो जाएगा बी इंटू वी इंटू 2R। तो इंड्यूस ईएमएफ का जो आंसर है वो ऐसे लिख सकते हैं, 2RBV। अब देखिए आप आंसर खुद टिक करिए, कौन सा आंसर होना चाहिए, चौथा आंसर होना चाहिए। क्यू हायर पोटेंशियल और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी, 2RBV। तो कई बार क्या होता है, ये कई क्वेश्चन बहुत अजीब सा दिखता है, डेंजरस टाइप का लगता है, खतरनाक टाइप का लगता है, पर वो अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर है तो वो आप उसको बहुत आसान बना सकते हैं। तो ये हो गया, देखिए ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, इसको आप नोट करें। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा। A thin circular ring of area A is perpendicular to uniform magnetic field of induction B। ये रिंग है जिसका एरिया A है और मान लीजिए ये क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। अ स्मॉल कट इज मेड इन द रिंग। तो यहां पर एक छोटा सा कट बना दिया और इस कट से हमने क्या जोड़ दिया, एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया, ये इसका मतलब है। एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स, और कट लगा के यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को कट कर दिया, सच दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज R व्हेन द रिंग इज सडनली स्क्वीज्ड टू जीरो एरिया। अब रिंग का एकदम से एरिया A से कम होकर कितना हो जाता है, 0। तो पूछा गया द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज। तो गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाला चार्ज कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इनिशियल फ्लक्स निकालते हैं। इनिशियल फ्लक्स क्या होगा, B इंटू ए। फाइनल फ्लक्स निकालते हैं, एरिया 0 हो गया, मैग्नेटिक फील्ड तो है, तो फाइनल फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और टाइम मान लेते हैं कि ये जितना भी टाइम लगा वो कितने सेकंड लगा, T सेकंड लगा होगा। अब फैराडे का लॉ लगाया, -d∅ by dt।
तो फैराडे के लॉ के हिसाब से -φ2 -φ1 अपॉन टाइम t, और φ2 है आपका 0 और ये है BA अपॉन टी, तो EMF इंड्यूस आ गया BA अपॉन टी। पर हमसे चार्ज पूछा गया है, हमसे क्या पूछा गया है? चार्ज पूछा गया है, तो E इक्वल टू है हमारा BA बाय टी। अब ओम्स लॉ लगाओ, IR इक्वल टू BA अपॉन टी। अब करंट को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन टाइम, तो हमने लिख दिया Q बाय टी, R BA बाय टी, टी से टी कैंसिल, तो अब चार्ज की वैल्यू आ जाएगी BA अपॉन R। कितनी आ जाएगी? BA अपॉन R। तो इसका आंसर है BA अपॉन R। द सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल है, 1 मिनट में हम आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये आ गया आपका आंसर BA अपॉन R। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिए ये रहा आपका अगला सवाल, आप इसे नोट करिए। Two parallel rails of a railway track are insulated from each other and with the ground are connected to millivoltmeter. The distance between the rails is 1 meter. A train is traveling with a velocity of 72 km per hour along the track. तो ये ट्रेन का ये इस तरह से ट्रेन जा रही है और ये वो रॉड है जो पहियों को जोड़ती है, और ये डिस्टेंस कितना है? 1 मीटर, और ट्रेन की स्पीड कितनी है? 72 किलोमीटर पर आवर। 72 किलोमीटर पर आवर along the track. The reading of the millivoltmeter in millivolt is, तो ये देखिए ये पहियों को जोड़ने वाली कनेक्टिंग रॉड होती है जो ट्रेन में लगी रहती है, ट्रेन के पहियों को, डब्बे के पहियों को। तो ये हम कह सकते हैं कि ये रॉड एक रेल्स पर मूव कर रही है, तो इस रॉड के एंड्स पर क्या होगा? EMF इंड्यूस हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इंड्यूस EMF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है B इंटू V इंटू L। अब मैग्नेटिक फील्ड देख लेते हैं, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, 2 इंटू 10 टू द पावर -5। स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, तो 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करा? जिससे कि हम इसे मीटर पर सेकंड में बदल सके। और रेल्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है ये भी देख लेते हैं, 1 मीटर। तो ये लेंथ हो गई आपकी 1 मीटर। अब सवाल आसान हो गया, 4 बार कट जाएगा, 2 इंटू 4 8, 8 इंटू 5 40 इंटू 10 टू द पावर -5 वोल्ट। आप इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। और डेसिमल में एक पॉइंट इधर लेफ्ट में सरकाएंगे तो ये थोड़ा हो जाएगा 4 + 1, क्योंकि लेफ्ट में सरकाते हैं तो पावर एक बढ़ जाती है, 10 टू द पावर -3 वोल्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं 0.4 मिली वोल्ट। 0.4 मिली वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए, 0.4 मिली वोल्ट इसका आंसर होना चाहिए। तो ये रहा आपका आंसर, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए, इसको आप नोट कर लीजिए। Okay. Some magnetic flux is changed from a coil of resistance 10 ohm. As a result, an induced current is developed in it. उसमें फ्लक्स बदलने के कारण इंड्यूस करंट डेवलप हो जाती है, which varies with time as shown in the figure. तो ये करंट और टाइम में ग्राफ दिया गया है। The magnitude of change in flux through the coil in Weber is, पहला आंसर 2, दूसरा आंसर 4, तीसरा आंसर 6, चौथा आंसर नन। तो सबसे पहले हम फैराडे लॉ की बात करते हैं।
तो फैराडे का लॉ कहता है कि E इक्वल टू डी फाई बाय डी टी। ई को हम लिख सकते हैं आई आर डी फाई बाय डी टी। तो आई डी टी इक्वल टू 1/r डी फाई। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग, तभी हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, चेंज इन फ्लक्स मिलेगा। तो R इंटू आई डी टी इक्वल टू चेंज इन फ्लक्स। अब देखिए आई डी टी क्या है। जब हम बेसिक मैथमेटिकल कंसेप्ट पढ़ते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मान लीजिए कोई भी ग्राफ है एक्स और वाई के बीच में, अगर जब हम कैलकुलस पढ़ते हैं तो इस ग्राफ का एरिया क्या होता है, द एरिया ऑफ ग्राफ इज गिवन बाय वाई डी एक्स। हमेशा याद रखिए कि ग्राफ का एरिया क्या दिया जाता है, वाई डी एक्स दिया जाता है। तो इस ग्राफ में आप देखिए, इस ग्राफ में आप देखिए कि y की जगह क्या आ गया है, y की जगह क्या आ गया है, करंट। y की जगह क्या आ गई है, करंट। और x की जगह क्या आ गया है, x की जगह क्या आ गया है, टाइम। तो इस ग्राफ का अगर एरिया होगा तो हम इस ग्राफ के एरिया को कितना इंटीग्रेशन में कितना लिखेंगे, आई डी टी वाई डी एक्स। देखिए तो आई डी टी क्या होगा, अब देखिए तो यहां पर आई डी टी क्या होगा, एरिया, आर इंटू एरिया ऑफ ग्राफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वल टू डी फाई। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू देखते हैं, 10 ओम है। अब ग्राफ का एरिया क्या है, अब इस ग्राफ का हमें एरिया निकालना है। तो एरिया होगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है देखो 0.1 और हाइट कितनी है दिख रही है ये 4, तो 2 इंटू 4 2, 2 इंटू 0.1 0.2। तो इस ग्राफ का एरिया कितना होगा, 0.2 होगा, 0.2। तो ये चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा, 10 इंटू 0.2 2। सो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स इज 2 वेबर। कितना आ जाएगा, 2 वेबर का चेंज इन फ्लक्स आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है, फर्स्ट आंसर इज द राइट आंसर। तो अब देखिए आपने क्या सीखा, देखिए जो आपने सीखा उसको हम थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं। अगर आपको करंट और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है तो इस ग्राफ का एरिया, एरिया क्या देगा, इसका एरिया होगा आई डी टी, कंसेप्ट नंबर 1। और मान लो ये टी है और ये कितना है, आई है, तो एरिया को हम लिख सकते हैं हाफ बेस इनटू हाइट। और हमेशा याद रखिए कि चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स एक कंसेप्ट बन गया फिजिक्स में, इक्वल टू रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ करंट टाइम ग्राफ। ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला बन गया। तो चेंज इन फ्लक्स को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं एरिया ऑफ आई टी ग्राफ से, आर इंटू एरिया ऑफ आई टी ग्राफ से। अब अगली बार जैसे ये सवाल आता है, अब मान लीजिए जैसे ये सवाल आया आपका, यहाँ करंट दे दी, यहाँ आपका यहाँ टाइम दे दिया, यहाँ करंट दे दिया और ग्राफ ऐसा हो गया, देखिए ये 2 हो गया, ये 6 हो गया और रेजिस्टेंस मान लो कितना दे दिया 5 ओम। तो आपसे पूछा है चेंज इन फ्लक्स बताओ, तो आप कितनी जल्दी बता सकते हैं, ये देखिए कितनी जल्दी बता सकते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए, रेजिस्टेंस को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो एरिया निकालिए हाफ बेस इनटू हाइट, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर कितना आ गया 30। तो स्पीड से 1 मिनट में कोई चीज होती रही है, पर हमें कुछ टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है जिससे कि हम उन्हें 1 मिनट में सॉल्व कर सके। ये बहुत जरूरी बात है, हमें टेक्निक्स डेवलप करनी पड़ती है। ओके, तो अब अगले सवाल की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है और थ्योरेटिकल है, लॉजिकल है। तो अब आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालों में से भी एक है।
अब पढ़ते हैं, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ एक्स वाई। तो ये देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन। एज शोन द ABCD इज ए कॉइल। ये रही हमारी ABCD, ये हमारी एक कॉइल है एडजेसेंट टू द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन के पाथ के पास में है। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ एनी इंड्यूस इन द कॉइल। अब ये देखिए ये 4 आंसर है, लेकिन हम इसको पहले लॉजिकली क्या करना चाहेंगे, सॉल्व करना चाहेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारी हो गई ABCD कॉइल। चलिए ये हमारी ABCD कॉइल हो गई, ठीक है। और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन का पाथ हो गया एक्स वाई। अब ये देखिए एक्स वाई पर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और ये आपकी कॉइल हो गई ए बी, ये से ए ले लेते हैं, बी और सी डी। अब देखिए यहां पर एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, देखिए पहले समझने की कोशिश करिए। इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई की तरफ जा रहा है। एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मूविंग चार्ज हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ABCD पर, ये सवाल है। हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, वो मूव कर रहा है। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन इस कॉइल ABCD पर अपनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो भाई वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो कंसेप्ट ये है कि नेगेटिव चार्ज हमेशा करंट के अपोजिट मूव करता है। तो हम मान सकते हैं कि इस कॉइल में करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है y to x। ये तो पहला कंसेप्ट हो गया। अब फ्लेमिंग का, अब राइट हैंड पाम रूल, अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में रखो और उंगलियों को कॉइल पे रखो। तो जब राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं हम, तो हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, क्रॉसेस की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण कॉइल ABCD पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स जरूर होगा। कॉइल ABCD पर मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, बिल्कुल होगा। अब जैसे जैसे, अब देखिए इलेक्ट्रॉन एक्स से वाई पर मूव कर रहा है। अब शुरू में क्या है, इलेक्ट्रॉन कॉइल के पास आ रहा है, अभी यहां पर है इलेक्ट्रॉन। अब मान लीजिए थोड़ी देर के बाद इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, तो मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूं फर्स्ट और इसे बोल देता हूं सेकंड। तो जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड पर मूव करेगा, तो कॉइल से उसकी डिस्टेंस, कॉइल से उसकी, समझिएगा, कॉइल से उसकी डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और डिस्टेंस कम होने के कारण इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल पर एक्ट कर रही है, कॉइल पर लग रही है, उसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन 1 से 2 तक मूव करेगा, तो नंबर ऑफ क्रॉसेस व्हेन इलेक्ट्रॉन moves from 1 to 2, तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्रॉसेस will increase। तो क्रॉसेस की जो नंबर है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और आप अच्छे से जानते हैं जब क्रॉसेस की नंबर बढ़ जाती है तो इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस करती है, डॉट्स। इंड्यूस करंट क्या प्रोड्यूस करती है, डॉट्स। मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। जब इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 2 पर मूव करेगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी। अब एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा पॉइंट नंबर 3। जब इलेक्ट्रॉन 2 से 3 पर जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 3 पर जाएगा, तो उसकी कॉइल से डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कॉइल से उसकी दूरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो डिस्टेंस कम होने से, तो इसको भी लिखना चाहिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम 2 to 3, number of crosses will
रिड्यूस, कम हो जाएंगे। तो जब क्रॉसेस कम हो जाएंगे तब इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी? क्लॉकवाइज, क्योंकि क्रॉसेस को कम होने से रोकेगी और खुद क्रॉस प्रोड्यूस करेगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? यहां पर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? क्लॉकवाइज। और यहां डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब यह हुआ कि करंट की डायरेक्शन बदलेगी। तो अब हम आंसर को टिक कर सकते हैं। द करंट विल रिवर्स इट्स डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन गोज पास द कॉइल। यस, जब इलेक्ट्रॉन कॉइल को पार करते हुए दूर जाएगा तब करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? बदल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? सेकंड है। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड कर रहे हैं और रिकैप से इसके अगले लेक्चर में आपसे फिर मिलेंगे और फिर ढेर सारे सवाल करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर एवरीथिंग। हर चीज़ के लिए शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं। थैंक यू, सी यू, बाय बाय।